हाय, मैं हूँ पवन प्रकाश। इनक्रेडिबल इंडिया, आपने ये फ्रेज तो सुना ही होगा, बट इंडिया कितना इनक्रेडिबल है। आई कैन चैलेंज यू, भारत के बारे में बेसिक चीजें भी भारत के 40 to 50% पॉपुलेशन को पता नहीं होती। तो चलिए भारत को समझते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स के बारे में बात बिल्कुल नहीं करने वाला। अगले 3-4 मिनट में भारत के बारे में 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो भारत को, हमारे मदरलैंड को यूनिक बनाता है। एंड बिलीव मी, इन फैक्ट्स को जानने के बाद आप मुझे थैंक्स बोलने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। नंबर 1, इंडियन वेडिंग्स में गोल्ड ज्वेलरी के पॉपुलैरिटी को देखकर इंडियंस के लाइफ में गोल्ड के इंपॉर्टेंस का अंदाजा तो आपको होगा ही। बट डिड यू नो, गोल्ड की जमाखोरी करने में इंडियंस दुनिया में पहले नंबर पर आते हैं। भारत में प्याज और आलू के जमाखोरी के बारे में तो आपने सुना होगा, बट गोल्ड की जमाखोरी, यस, दुनिया का 11% गोल्ड भारत के इन देवियों के पास है। कुल मिलाकर 25,000 टन गोल्ड भारत के आम घरों में है, जिसका मॉनेटरी वैल्यू $800 बिलियन US से भी अधिक का है। बट लेट मी पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान की जीडीपी $280 बिलियन के आसपास है और भारत की औरतें $800 बिलियन का सिर्फ गहना पहनकर घूम रही हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारत की औरतें 3 पाकिस्तान अपने पर्स में लेकर घूम रही हैं। फिर भी पाकिस्तान को भारत के सामने खड़ा होना है, इनको तो अलग ही चूल है। गवर्नमेंट समझाते समझाते थक जाए कि भारत में गोल्ड बहुत कम प्रोड्यूस होता है। जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। गोल्ड को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्रभावित होता है। जिन पैसों से भारत अपने लोगों के लिए जरूरी चीजें इंपोर्ट करता है, उन पैसों से गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत हर साल ग्लोबल सप्लाई का 1/5 अबाउट 1000 टन गोल्ड अकेले इंपोर्ट कर लेता है, जो स्विट्जरलैंड के अबाउट टोटल गोल्ड रिजर्व के बराबर है। बट व्हाई इंडियंस को गोल्ड इतना पसंद क्यों है? इसका सिंपल जवाब दे तो गोल्ड को लेकर इंडियंस का प्यार उनके ट्रेडिशन से आता है। गोल्ड एक इनफॉर्मल इंश्योरेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। 2004 के एशियन सुनामी के वक्त इंडोनेशिया का 6 रीजन बुरी तरह प्रभावित हुआ। उनके एसेट्स पूरी तरह बर्बाद हो गए, लाखों लोगों की लाइफ प्रभावित हुई। उनके पास बस एक चीज बचा हुआ था, उनके शरीर पर पड़े हुए गहने। उन ज्वेलरीज को बेचकर उन्होंने लाइफ को फिर से शुरू किया। उन ज्वेलरीज के बिना उनकी लाइफ शायद नरक बन जाती। ये छोटी सी और सिंपल स्टोरी गोल्ड के पावर को डीपली समझाती है। जब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ये गोल्ड आपका साथ दे सकते हैं। और गोल्ड की ये पावर इंडियन औरतें शायद पूरी दुनिया से बेहतर समझती हैं। नंबर 2, समुद्र, दौड़ती जिंदगी और मनोरंजन के दुकानों के अलावा मुंबई में और भी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ हर भारतीय तक पहुँचनी चाहिए। और उन्हीं में से एक है मुंबई के डब्बे वालों की मैनेजमेंट स्किल। ये लोग लोगों के घरों से टिफिन बॉक्स उठाते हैं और उनके ऑफिस पहुंचाते हैं। बट आप कहेंगे टिफिन बॉक्स पहुंचाने में यूनिक क्या है? यूनिक है टिफिन बॉक्सेस की बहुत बड़ी संख्या, इनकी स्पीड और डिलीवरी में कोई भी मिस्टेक ना करना। ये डब्बे वाले लोगों की सिर्फ भूख नहीं मिटाते, बल्कि अपने काम करने के तरीकों से लोगों को इम्प्रेस करके उनको अपना फैन बना लेते हैं। इनके लाखों फैंस की लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो इनके स्टोरी को और भी इम्पोर्टेंट बना देते हैं। इनके बड़े फैंस की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स का रह चुका है। 2003 में जब प्रिंस चार्ल्स मुंबई आए तो इन डब्बे वालों की स्टोरी सुनने के बाद उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। बट डब्बे वाले इतने बिजी थे कि ब्रिटेन के राजकुमार को भी मिलने के लिए सिर्फ 20 मिनट का समय दिया। उनके इन्हीं बिजी शेड्यूल से आप समझ सकते हैं कि वो अपने काम को कितना सीरियसली लेते हैं। और जब कोई अपने काम को इतना सीरियसली लेता है तो उसका सफल होना निश्चित हो जाता है। और यही रीजन है कि इन डब्बे वालों का एम्पायर 10, 20, 50 या 100 सालों से नहीं, 130 सालों से खड़ा है। इन डब्बे वाले के ऊपर हार्वर्ड और IIM अहमदाबाद जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस रिसर्च कर चुके हैं। इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, लगभग हर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में इनकी स्टोरी छप चुकी है। कुल मिलाकर ये 8वीं पास डब्बे वाले दुनिया को मैनेजमेंट का स्किल सिखा रहे हैं। मंदिर के दरवाजे पर मात्र 50 जूते हो जाएं तो अपना वाला ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बट मात्र 5000 डब्बों वालों का ग्रुप हर रोज 2 लाख लोगों के घरों से लंच बॉक्स उठाकर बिना रॉन्ग डिलीवरी किए उनके ऑफिस पहुंचाता है। ये डिलीवरीज कंप्यूटराइज्ड सॉर्टिंग सिस्टम के हेल्प से करनी हो तो आसान है और एक नॉर्मल सी बात है। बट 8वीं पास लोगों का ग्रुप जब इतने बड़े टिफिन बॉक्सेस की संख्या को बिना एक भी मिस्टेक किए डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे, ये बात एटलीस्ट मुझे तो नॉर्मल नहीं लगती। इनके 1 करोड़ 60 लाख लंच बॉक्सेस के ट्रांजैक्शन में मात्र एक रॉन्ग ट्रांजैक्शन होता है, मींस सिर्फ एक रॉन्ग डिलीवरी होता है। आम जीवन में कुछ चीजें सिनोनिम्स बन जाती है। आपने सुना होगा ठंडा का मतलब कोका कोला, फोटोकॉपी का मतलब जीरोक्स, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब LIC, इसी तरह परफेक्शन का मतलब डब्बे वाला। नंबर 3, अगर किसी और देश में आप रैंडम 100 लोगों से पूछेंगे इंडिया शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे उम्मीद है 90% लोगों के दिमाग में गांधी, स्पिरिचुअलिज्म और योगा के बाद कोई वर्ड आएगा, वो होगा वेजिटेरियन। बिकॉज इंडिया को लेकर एक परसेप्शन बन चुका है कि इंडिया एक वेजिटेरियन कंट्री है। एक डेटा के अनुसार इंडिया का 37%
पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। बट अब ये डेटा कितना सही है कहना मुश्किल है, बिकॉज एक यूएस बेस्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रिसर्च के अनुसार इंडिया में लोग मीट तो कंज्यूम करते हैं, बट कल्चरल और पॉलिटिकल प्रेशर में आकर और खासकर बीफ खाने वाले लोगों के साथ हो रहे घटनाओं को देखने के बाद अपने मीट ईटिंग हैबिट को रिवील नहीं करते, जिसकी वजह से इंडिया में मीट खाने वाले लोगों का एक्चुअल डेटा प्राप्त नहीं होता। इस यूएस बेस्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रिसर्च के अनुसार मात्र 20% इंडियन ही वेजिटेरियन है और ये रेट 37% वाले रेट से बहुत नीचे है। आई होप भारत के बारे में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ऐसे ही और वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मेरा मिशन ही है ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जो आप में, आपके नॉलेज में या फिर सोसाइटी में कुछ इंप्रूवमेंट ला सके। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।